नमो बुद्धाय साथियों, आपका प्रबुद्ध भारत यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको यूट्यूब की दुनिया में पहली बार संविधान सभा के अंतिम भाषण में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा दी गई 3 चेतावनियां आज भी क्यों प्रासंगिक है और संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, अपने अंतिम भाषण में उन्होंने क्यों जताई थी ये चिंता, इस इतिहास की सच्चाई से अवगत कराएंगे। तो आइए देर न करते हुए सबसे पहले हम जानते हैं संविधान सभा के अंतिम भाषण बारे में। इतिहास के पन्नों में 25 नवंबर की तारीख स्वतंत्र भारत की एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना के साथ दर्ज है। 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। इस बैठक को संविधान की ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष और देश के पहले कानून मंत्री डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा दिए ऐतिहासिक भाषण के तौर पर भी याद किया जाता है। इस आखिरी बैठक में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने समापन भाषण दिया था। उनका यह भाषण काफी चर्चित रहा था और ऐतिहासिक भी यहाँ यह उल्लेखनीय है कि बाबा साहब ने उस समय जिन चुनौतियों को राष्ट्र निर्माण में बाधक करार दिया था, वह आज भी उतनी ही विकरालता के साथ देश के सामने मौजूद है। यह उनकी दूरदर्शिता ही थी कि वह संविधान सभा के आखिरी भाषण में आर्थिक और सामाजिक गैरबराबरी के खात्मे को राष्ट्रीय एजेंडे के रूप में सामने लाए। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। इससे एक दिन पहले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा में ऐतिहासिक भाषण दिया था। इस दौरान उन्होंने कहा था कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर इसे अमल में लाने वाले लोग खराब निकले तो संविधान निश्चित रूप से अच्छा साबित नहीं होगा। वहीं अगर इसे अमल में लाने वाले अच्छे निकले तो संविधान अच्छा साबित होगा। बता दें कि भारत का संविधान 2 साल 11 महीने और 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। आइए जानते हैं संविधान सभा के पहले भाषण में क्या बोले थे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का मानना था कि आजादी का मतलब सिर्फ अधिकार पाना भर नहीं है, इसलिए हमारे संविधान में सरकार और नागरिकों के अधिकारों के साथ ही उनके कर्तव्यों का भी विस्तार से उल्लेख किया गया है। बाबा साहेब ने संविधान सभा में दिए गए भाषण में कहा था कि स्वतंत्रता आनंद का विषय है, पर अब हमें अपनी जिम्मेदारियों पर भी ध्यान देना होगा। उस यादगार भाषण के कुछ अंश। महोदय, संविधान सभा के कार्य पर नजर डालते हुए 9 दिसंबर 1946 को हुई उसकी पहली बैठक के बाद अब 2 वर्ष 11 महीने और 17 दिन हो जाएंगे। कहा जा रहा था कि अपना काम पूरा करने के लिए सभा ने बहुत लंबा समय लिया है। सच है कि हमने अमेरिकी या दक्षिण अफ्रीकी सभाओं की तुलना में अधिक समय लिया, लेकिन ध्यान रहे अमेरिका, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के संविधान हमारे संविधान के मुकाबले में बहुत छोटे आकार के हैं। संविधान सभा में आने के पीछे मेरा उद्देश्य अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा करने से अधिक कुछ नहीं था। जब प्रारूप समिति ने मुझे उसका अध्यक्ष निर्वाचित किया तो मेरे लिए यह आश्चर्य से भी परे था। मुझ पर इतना विश्वास रखने और देश की सेवा का अवसर देने के लिए मैं अनुग्रहित हूँ। मैं समझता हूँ कि कोई संविधान चाहे जितना अच्छा हो, वह बुरा साबित हो सकता है यदि उसका अनुसरण करने वाले लोग बुरे हों। एक संविधान चाहे जितना बुरा हो, वह अच्छा साबित हो सकता है यदि उसका पालन करने वाले लोग अच्छे हों। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने आगे कहा, 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीतिक जीवन में तो हमारे पास समानता होगी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता होगी। भारत ने 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ खुद को एक संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राज्य होने का ऐलान कर दिया। संविधान सभा के अंतिम भाषण में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा दी गई 3 चेतावनियां आज भी क्यों प्रासंगिक हैं?
25 नवंबर 1949 के दिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अराजकता को छोड़ने, नायकों की पूजा से बचने और सिर्फ राजनीतिक लोकतंत्र की दिशा में काम करने के बजाय सामाजिक लोकतंत्र की दिशा में भी काम करने की बात कही थी। प्रबुद्ध भारत चैनल प्रस्तुत कर रहा है उनके भाषण के कुछ अंश। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हो तो आप हमारे प्रबुद्ध भारत चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब एंड लाइक तथा यह वीडियो पूरा होने के बाद शेयर जरूर करना। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अपने संविधान सभा के अंतिम भाषण में कहते हैं, 26 जनवरी 1950 को भारत एक स्वतंत्र देश होगा, लेकिन उसकी स्वतंत्रता का क्या होगा? क्या वह अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखेगा या फिर वह इससे खो जाएगी? यह पहला विचार है जो मेरे दिमाग में आता है। ऐसा नहीं है कि भारत कभी एक स्वतंत्र देश नहीं था। मुद्दा यह है कि वह एक बार अपनी स्वतंत्रता खो चुका है। क्या वह इसे दूसरी बार भी खो देगा? यह एक ऐसा विचार है जो मुझे भविष्य के लिए सबसे अधिक चिंतित करता है। भारत ने पहले भी एक बार अपनी स्वतंत्रता खोई है। इस तथ्य से ज्यादा मुझे यह तथ्य अधिक चिंतित करता है कि वह स्वतंत्रता उसने अपने कुछ लोगों के विश्वासघात के कारण खोई है। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर चढ़ाई के समय राजा दाहिर के सैन्य कमांडरों ने मोहम्मद बिन कासिम के एजेंटों से रिश्वत ले ली और अपने स्वयं के राजा के पक्ष में लड़ने से मना कर दिया। वह जयचंद ही था जिसने भारत पर आक्रमण करने और पृथ्वीराज चौहान से लड़ने के लिए मोहम्मद गौरी को भारत में आमंत्रित किया और उससे स्वयं सोलंकी राजाओं के साथ उसकी सहायता करने का वादा किया। जब छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदुओं की मुक्ति के लिए लड़ रहे थे तो कई अन्य मराठा राजवंश और राजपूत राजा मुगल सम्राटों के साथ मिलकर उनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। जब ब्रिटिश सिख शासकों को नष्ट करने की कोशिश कर रहे थे, उस समय उनके प्रमुख कमांडर गुलाब सिंह चुप थे और सिख राज्य को बचाने में मदद नहीं कर रहे थे। सन 1857 में जब भारतीयों के बड़े तबके ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता की लड़ाई घोषित की तो कई सिख तमाशबीनों की तरह खड़े होकर चुपचाप देखते रहे। क्या इतिहास स्वयं को दोहराएगा? यह ऐसा विचार है जो मुझे चिंतित करता है। यह चिंता इस तथ्य के बोझ से और अधिक गहरी हो जाती है कि जारी और पंथ के रूप में हमारे पुराने शत्रुओं के अतिरिक्त अब हमारा साथ बहुत से राजनीतिक दलों व उनके विविध एवं विरोधी राजनीतिक पंथों के साथ भी जुड़ने जा रहा है। क्या भारतीय अपने देश को अपने पंथ से ऊपर रखेंगे या वे देश के ऊपर पंथ स्थापित करेंगे? मुझे नहीं पता, लेकिन यह बहुत निश्चित है कि यदि इन राजनीतिक दलों ने देश से ऊपर पंथ रखा तो हमारी स्वतंत्रता को दूसरी बार संकट में डाल दिया जाएगा और संभवतः यह हमेशा के लिए खो जाएगी। इस परिस्थिति में हम सभी को दृढ़ता से हमारे रक्त की आखिरी बूंद के साथ हमारी स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए। याद रहे, आप इस वीडियो को देखते देखते संविधान सभा के डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के अंतिम भाषण के इतिहास की सच्चाई में खो जाए। इसके पहले आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और इस प्रबुद्ध भारत चैनल पर आप नए हैं तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी अपने भाषण में आगे कहते हैं, 26 जनवरी 1950 को भारत इस अर्थ में एक लोकतांत्रिक देश होगा कि उस दिन से भारत में जनता की सरकार जनता के द्वारा और जनता के लिए होगी। इसी समय यह विचार मेरे मन में आता है कि उसके लोकतांत्रिक संविधान का क्या होगा? क्या वह इसे बनाए रखने में सक्षम होगा या फिर वह इससे खो जाएगा? यह दूसरा विचार है जो मेरे दिमाग में आता है और मुझे पहले की तरह चिंतित करता है। आगे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं, लोकतांत्रिक प्रणाली के बारे। ऐसा नहीं है कि भारत को नहीं पता था कि लोकतंत्र क्या है। एक समय ऐसा भी था जब भारत गणराज्यों से भरा था और यहाँ तक कि जहाँ भी राजतंत्र थे वे या तो निर्वाचित थे या सीमित थे, वे कभी पूर्ण नहीं थे। और ऐसा भी नहीं है
कि भारत संसद या संसदीय प्रक्रिया को नहीं जानता था। वह आगे उदाहरण के साथ स्पष्ट करते हैं कि बौद्ध भिक्षु संघों का एक अध्ययन यह खुलासा करता है कि वहाँ न केवल संसद थी, संघों के लिए संसद के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था, बल्कि संघ आधुनिक समय में ज्ञात संसदीय प्रक्रिया के सभी नियम जानते और मानते थे। उनके पास बैठक व्यवस्था, प्रस्तावना, विश्लेषण एवं समाधान, कोरम, अनुदेश, वोटों की गिनती, बैलेट द्वारा मतदान, निंदा प्रस्ताव, नियमितीकरण आदि के बारे में नियम थे। हालांकि संसदीय प्रक्रिया के इन नियमों को बुद्ध द्वारा संघ की अनेक अलग अलग बैठकों में लागू किया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि संघों ने उन्हें अपने समय में देश में काम करने वाले राजनीतिक विधानसभाओं के नियमों से उधार लिया होगा। भारत ने इस लोकतांत्रिक प्रणाली को खो दिया, क्या वह इसे दूसरी बार भी खो देगा? मुझे नहीं पता, लेकिन भारत जैसे देश में यह काफी संभव है, जहां लंबे समय से इस्तेमाल की जाने वाली लोकतांत्रिक प्रणाली को नया माना जाए, वहां लोकतंत्र के तानाशाही में बदल जाने का खतरा होता है। इस नए जन्मे लोकतंत्र के लिए यह संभव है कि वह अपना यह रूप तो बनाए रखे, लेकिन वास्तव में तानाशाही को जगह दे दे। यदि जरा भी उथल पुथल होती है, तो दूसरी संभावना के वास्तविक होने का खतरा बहुत अधिक है। अपने भाषण में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने यह 3 चेतावनियां दी थी, जिसे हमें आज चिंतन करने की जरूरत है। यदि हम लोकतंत्र को केवल एक विचार बनाए रखने के बजाय उसे एक जमीनी हकीकत का रूप देना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? मेरे फैसले में सबसे पहले हमें सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के संवैधानिक तरीकों को मजबूती से थाम लेना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें क्रांति के खूनी तरीकों को छोड़ देना चाहिए, और इसका मतलब यह भी है कि हमें सामाजिक अवज्ञा, असहयोग और सत्याग्रह के तरीकों को भी छोड़ देना चाहिए। जब तक आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के संवैधानिक तरीकों के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा गया था, तब तक असंवैधानिक तरीकों के लिए पर्याप्त औचित्य था। लेकिन जहां संवैधानिक तरीके खुले हैं, इन असंवैधानिक तरीकों के लिए कोई औचित्य नहीं हो सकता। ये तरीके अराजकता के व्याकरण के अलावा कुछ भी नहीं है, और जितनी जल्दी वे छोड़ दिए जाते हैं, उतना ही हमारे लिए बेहतर है। दूसरी चीज, हमें जॉन स्टुअर्ट मिल के उस कथन को अवश्य याद रखना चाहिए जो उन्होंने लोकतंत्र में दिलचस्पी रखने वाले सभी लोगों को चेताते हुए दिया है कि किसी भी महान व्यक्ति के पैरों में अपनी आजादी मत रखो, और न ही उस पर इतना विश्वास करो जो उसे आपके संस्थानों को नष्ट करने में सक्षम बनाता है। उन महान पुरुषों के प्रति आभारी होने में कुछ भी गलत नहीं है, जिन्होंने देश के लिए अपने पूरे जीवन भर सेवाएं दी हैं। लेकिन कृतज्ञता की भी सीमाएं हैं। जैसा कि डैनियल ओकॉनल ने कहा है, कोई भी व्यक्ति अपना मान खोकर कृतज्ञ नहीं हो सकता, कोई भी स्त्री अपनी पवित्रता खोकर कृतज्ञ नहीं हो सकती, और कोई भी राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता खोकर कृतज्ञ नहीं हो सकता। यह सावधानी किसी भी अन्य देश के मामले की तुलना में भारत के मामले में कहीं अधिक आवश्यक है। भारत में भक्ति मार्ग या नायक पूजा दुनिया के किसी भी अन्य देश की तुलना में राजनीति में अप्रत्याशित एवं अद्वितीय भूमिका निभाती है। धर्म में भक्ति आत्मा के उद्धार का मार्ग हो सकता है, लेकिन राजनीति में भक्ति या नायक पूजा गिरावट और तानाशाही के लिए एक निश्चित मार्ग है। तीसरी चीज यह कि हमें निरे राजनीतिक लोकतंत्र के साथ संतुष्ट नहीं होना चाहिए। हमें अपने राजनीतिक लोकतंत्र को भी एक सामाजिक लोकतंत्र बनाना चाहिए। राजनीतिक लोकतंत्र तब तक सक्षम नहीं हो सकता जब तक सामाजिक लोकतंत्र उसका आधार न हो। सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ, सामाजिक लोकतंत्र का क्या अर्थ है? यह जीवन का ऐसा दृष्टिकोण है जिसमें स्वतंत्रता, समानता और आपसी बंधुत्व जीवन के सिद्धांतों के रूप में शामिल है। स्वतंत्रता, समानता और आपसी बंधुत्व के इन सिद्धांतों को अलग अलग चीजों के रूप में नहीं देखा जा सकता। वे एक संघ के रूप में कार्य करते हैं कि एक को दूसरे से अलग कर देना अर्थात लोकतंत्र के उद्देश्य को हराना है।
स्वतंत्रता को समानता से अलग नहीं किया जा सकता है। समानता को स्वतंत्रता से अलग नहीं किया जा सकता है और न ही इन दोनों को आपसी बंधुत्व से अलग किया जा सकता है। समानता के बिना स्वतंत्रता कई लोगों पर कुछ लोगों की सर्वोच्चता को जन्म देगी। स्वतंत्रता के बिना समानता व्यक्ति के व्यक्तित्व को खून कर देगी। आपसी बंधुत्व के बिना भी स्वतंत्रता कई लोगों पर कुछ की सर्वोच्चता को बढ़ावा देगी। आपसी बंधुत्व के बिना स्वतंत्रता और समानता प्राकृतिक चीजें नहीं बन पाएंगी और तब उन्हें लागू करने के लिए किसी ताकत की आवश्यकता पड़ेगी। हमें इस तथ्य को स्वीकार करते हुए आरंभ करना चाहिए कि भारतीय समाज में दो चीजों का पूर्ण अभाव है। इनमें से एक है समानता। भारत की सामाजिक पृष्ठभूमि में वर्गीकृत असमानता के सिद्धांत के आधार पर बना हुआ एक समाज है, जिसमें एक तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत अधिक धन है और दूसरी तरफ काफी ऐसे लोग भी हैं जो बहुत गरीबी में जी रहे हैं। 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों के जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीतिक जीवन में हमारे पास समानता होगी और सामाजिक व आर्थिक जीवन में हमारे पास असमानता होगी। राजनीति में हम एक व्यक्ति एक मत के सिद्धांत और एक मत एक मूल्य के सिद्धांत को मान्यता देंगे, जबकि हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम हमारे सामाजिक और आर्थिक ढांचे के कारण एक व्यक्ति एक मूल्य के सिद्धांत से इनकार करते रहेंगे। कब तक हम विरोधाभासों के इस जीवन को जीना जारी रखेंगे? कब तक हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में समानता से इनकार करते रहेंगे? यदि हम इसे लंबे समय तक अस्वीकार करते हैं तो हम अपने राजनीतिक लोकतंत्र को संकट में डालकर ऐसा करेंगे। हमें इस विरोधाभास को जल्द से जल्द संभवतः दूर करना चाहिए, अन्यथा असमानता से पीड़ित लोग उस राजनीतिक लोकतंत्र की संरचना को ही खत्म कर देंगे जिसे संसद को श्रमसाध्य रूप से निर्मित करना है। दूसरी बात जिसे हम चाहते हैं वह है आपसी बंधुत्व के सिद्धांत की मान्यता। बंधुत्व का क्या अर्थ है? बंधुत्व का अर्थ है सभी भारतीयों के भीतर भाईचारे की भावना। यह वह सिद्धांत है जो सामाजिक जीवन को एकता और मजबूती प्रदान करता है। यह हासिल करना एक मुश्किल काम है। यह कितना मुश्किल है, इसे जेम्स ब्रायस द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में अमेरिकी कॉमनवेल्थ पर अपने वॉल्यूम में दी गई संबंधित कहानी से महसूस किया जा सकता है। ब्रायस के शब्दों में, कुछ साल पहले अमेरिकन प्रोटेस्टेंट एपिस्कोपल चर्च के त्रैवार्षिक सम्मेलन में उनके ग्रंथों में संशोधन के लिए सभा बुलाई गई। वहां यह विचार प्रकट किया गया कि कम शब्दों की एक प्रार्थना सुझाई जाए जो सर्वमान्य हो। आर्थर इंग्लैंड के एक ज्ञानी ने है ईश्वर हमारे राष्ट्र को आशीर्वाद दे की प्रार्थना का सुझाव दिया, जिसे उस दोपहर को तो स्वीकार कर लिया गया, लेकिन अगले ही दिन उसे पुनर्विचार के लिए आगे बढ़ा दिया गया, क्योंकि कई लोगों द्वारा राष्ट्र शब्द के लिए कई सारी आपत्तियां उठाई गई कि इस शब्द से राष्ट्रीय एकता की पहचान को सीमित किया जा रहा है और बाद में इसके बजाय इन शब्दों को अपनाया गया, हे ईश्वर इन संयुक्त राज्यों को आशीर्वाद दे। उस समय अमेरिका में बहुत कम एकजुटता थी। जब यह घटना हुई तब अमेरिका के लोग यह नहीं सोचते थे कि वे एक राष्ट्र हैं। अगर संयुक्त राज्य के लोग यह महसूस नहीं कर सके कि वे एक राष्ट्र हैं, तो भारतीयों के लिए यह सोचना कितना मुश्किल होगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आगे कहते हैं एक बड़ी भ्रांति के बारे में। वह कहते हैं, मुझे याद है कि जब भारतीय राजनैतिक बुद्धिजीवियों ने भारत के लोगों की अभिव्यक्ति का विरोध किया था, उन्होंने भारतीय राष्ट्र की अभिव्यक्ति पसंद की थी। मेरा पक्ष है कि ऐसा मानने में कि हम एक राष्ट्र हैं, हम एक महान भ्रम को पाल रहे हैं। हजारों जातियों में विभाजित लोग एक राष्ट्र कैसे हो सकते हैं? इस बात को जितनी जल्दी हम समझ लेते हैं कि हम दुनिया के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक मायनों में अभी तक एक राष्ट्र नहीं है,
हमारे लिए बेहतर है, और केवल तभी हम एक राष्ट्र बनने की आवश्यकता का महत्व समझेंगे और इस लक्ष्य को साकार करने के तरीकों के बारे में गंभीरता से सोचेंगे। इस लक्ष्य की प्राप्ति बहुत मुश्किल होगी। संयुक्त राज्य अमेरिका में जितनी मुश्किल रही उससे भी अधिक मुश्किल। संयुक्त राज्य में कोई जाति समस्या नहीं है। भारत में जातियां हैं और जातियां राष्ट्र विरोधी हैं। पहली बात, क्योंकि वे सामाजिक जीवन में विभाजन लाती है। वे राष्ट्र विरोधी इसीलिए भी हैं, क्योंकि वे जाति और जाति के बीच ईर्ष्या और प्रतिपक्ष पैदा करती हैं। लेकिन अगर हम वास्तव में एक राष्ट्र बनना चाहते हैं तो हमें इन सभी कठिनाइयों को दूर करना होगा। आपसी बंधुत्व तभी स्थापित हो सकता है जब कोई राष्ट्र हो। बंधुत्व के बिना समानता और स्वतंत्रता रंगों की परतों से अधिक गहरी नहीं होगी। ये उन कार्यों के बारे में मेरे विचार हैं जो हमारे सामने हैं। ये कुछ लोगों के लिए बहुत सुखद नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन यह कहने में कोई इनकार नहीं कर सकता है कि इस देश में राजनीतिक शक्तियां काफी समय के लिए एकाधिकृत रही हैं और कई लोग केवल बोझ ढोने के जानवर के साथ साथ शिकार के जानवर भी रहे हैं। इस एकाधिकार ने उन्हें केवल तरक्की की संभावनाओं से ही वंचित नहीं किया है, बल्कि इसने उन्हें जीवन के महत्व से भी दूर किया है। ये निचले और शोषित वर्ग शासित होते होते थक गए हैं। वे स्वयं को शासित करने के लिए अधीर हैं। इन निचले व शोषित वर्गों में आत्म अनुभूति के लिए इस उत्तेजना को किसी वर्ग संघर्ष अथवा जाति युद्ध में परिवर्तित नहीं होने देना चाहिए। यह सदन को भी बांट कर रख देगा और तब यह वास्तव में आपदा का दिन होगा। जैसा कि अब्राहम लिंकन ने कहा है कि अपने आप में विभाजित एक सदन बहुत लंबे समय तक खड़ा नहीं रह सकता। इसलिए जितनी जल्दी उनकी आत्म अनुभूति की आकांक्षाओं को जगह दी जाएगी उतना ही कुछ के लिए बेहतर है। देश के लिए बेहतर है, आजादी को बाकी रखने के लिए बेहतर है और इस लोकतांत्रिक ढांचे की निरंतरता के लिए बेहतर है। यह केवल जीवन के सभी क्षेत्रों में समानता और आपसी बंधुत्व की स्थापना के द्वारा ही किया जा सकता है। यही कारण है कि मैंने उन पर इतना जोर दिया है। मैं सदन को और आगे नहीं बढ़ाना चाहता हूँ। निःसंदेह स्वतंत्रता एक अत्यंत खुशी की बात है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस स्वतंत्रता ने हमारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां भी डाली हैं। आजादी से पहले तक हमने कुछ भी गलत होने का कारण ब्रिटिश शासन को बताया है। यदि इसके बाद चीजें गलत होती हैं, तो हमें स्वयं को छोड़कर कोई भी दोषी नहीं होगा और चीजों के गलत होने का खतरा बहुत अधिक है। समय तेजी से बदल रहा है। हम सहित अन्य लोग नई विचारधाराओं से जुड़ रहे हैं। वे लोगों द्वारा शासित सरकार से थक रहे हैं और वे लोगों के लिए सरकार बनाने को तैयार हैं और उदासीन भी हैं कि क्या यह लोगों के द्वारा सरकार है। यदि हम संविधान को संरक्षित करना चाहते हैं, जिसमें हमने लोगों के लिए और लोगों के द्वारा सरकार के सिद्धांत को स्थापित करने की बात की है, तो हमें अपने रास्ते में आने वाली उन बुराइयों की पहचान करने में सुस्ती न दिखाने का संकल्प लेना होगा जो लोगों के लिए और लोगों के द्वारा सरकार के सिद्धांत को हकीकत में तब्दील होने से रोकती है। और उन बुराइयों को खत्म करने के लिए हमें कमजोर न पड़ने का संकल्प भी लेना होगा। यह देश सेवा करने का एकमात्र तरीका है। मुझे इससे बेहतर और कोई तरीका नहीं पता है। हिंदी अनुवाद तलहा मन्नान। आज भारत का संविधान हमें कह रहा है, कभी फुर्सत मिले तो पढ़ना मुझे। मैं तुम्हारी बेमिसाल उलझनों का मुकम्मल समाधान हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ। संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 26 नवंबर 2023 रविवार को संविधान सम्मान दिवस के मौके पर सुप्रीम कोर्ट में संविधान निर्माता डॉ बाबा साहब अम्बेडकर जी का पुतला स्टैचू लगाया गया, जिसका अनावरण महामहिम प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के हाथों हुआ। एक बार फिर संविधान सम्मान दिन का सब भारतीय को हार्दिक मंगलमय शुभेच्छा। याद रहे, सच जो दिमाग हिला दे, सच का सामना इतिहास गवाह है। उम्मीद है आपके ज्ञान में कुछ इजाफा हुआ होगा। आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो
इसी बात पर आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और इस चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल प्रबुद्ध भारत यूट्यूब चैनल को कृपया सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, भवतु सब्बम मंगलम। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। प्रेजेंटेशन बाय प्रबुद्ध भारत यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।